नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 266 वर्ष पूर्व सन 1859 ईस्वी में एक जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जीव जंतुओं पर किए गए अपने रिसर्च को अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में पब्लिश किया। इस बुक के पब्लिश होते ही लोगों में जमकर विवाद हुआ, क्योंकि इस बुक ने अभी तक जितनी भी होली बुक्स या धर्म ग्रंथ हुए हैं उन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। इस बुक में डार्विन ने बताया है कि जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव यानी एक जीवाणु के रूप में हुई थी और इंसानों की उत्पत्ति बंदरों से हुई थी। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी ही है, लेकिन फिर भी इस थ्योरी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस लोगों के सामने प्रस्तुत किए वो लगभग रियलिटी के करीब ही प्रतीत होते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने ऐसे ऐसे एविडेंसेस लेकर आया हूं जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या डार्विन की थ्योरी 100% सत्य है या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है। दोस्तों, डार्विन ने कहा था कि इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से आदिमानव अस्तित्व में आए, फिर आदिमानव से इवॉल्व होकर इंसान अस्तित्व में आए। अगर ये सच है तो फिर ये सब क्या है? अब इन सभी स्ट्रक्चर्स पर बात करना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर इन पिरामिडों को ही ले लिया जाए तो ये सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स आज से लगभग 4500 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी उस समय के जब इंसान बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करता था। तो फिर कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी दूर प्लेसेस से उस डेस्टिनेशन साइट तक लाया गया होगा? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन पत्थरों को इतनी परफेक्ट शेप में काटा गया है कि इन पत्थरों को देखकर लगता है कि जैसे किसी ने मक्खन को चाकू से पीसेज में काट दिया हो। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे इन पत्थरों को उठाकर एक के ऊपर एक परफेक्टली सेट किया गया होगा? चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन पिरामिडों को इतना परफेक्शन के साथ डिजाइन किया गया है कि जिसे बनाने में आजकल के इंजीनियरों के भी पसीने छूट जाएं। अब इसमें सॉल्यूशन के तौर पर क्या थ्योरीज दी गई हैं वो सुनिए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी दूर से पत्थरों को लाने के लिए वे नाव जैसी एक राफ्ट बनाते थे जो पानी पर तैरती थी। उसमें उन पत्थरों को डाला जाता था और उन्हें पानी पर तैराकर उस डेस्टिनेशन साइट तक लेकर आया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतना सारा पानी कहाँ से आया होगा? जितनी मेहनत उन्हें पत्थरों को खींचकर लाने में लगती, उससे कहीं अधिक मेहनत तो पानी वहां तक पहुंचाने में लग जाती। दूसरा सॉल्यूशन यह दिया जाता है कि इन पत्थरों को काटने के लिए हम्बिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इस तकनीक में क्या होता है कि वह पत्थरों पर छोटे छोटे होल्स या क्रैक्स बनाते थे, फिर उनमें वह लकड़ी के बने हुए वेजेस डाल देते थे जो पानी से सोक किए हुए होते थे। जैसे ही इन वेजेस में पानी सूखता था वो स्पैंड हो जाते थे और पत्थर टूट जाता था। ये थ्योरी भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस तरह से जो पत्थर काटा जाएगा वह बहुत ही रगेड और उबड़ खाबड़ होगा। लेकिन इन पत्थरों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कहीं से भी उबड़ खाबड़ है। ये तो बिल्कुल प्लेन मालूम होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन पत्थरों को किसी हाईली एडवांस लेजर तकनीक के द्वारा काटा गया है। ऐसे ही और भी कई सारे सवाल हैं और कोई भी थ्योरी इस पर फिट नहीं बैठती। इसको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। संक्षेप में अगर कहूं तो ये सारे स्ट्रक्चर्स किसी इंसान के द्वारा बनाए गए हो ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पर इन सबसे अलग एक थ्योरी निकल कर आती है कि हो सकता है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स एलियन के द्वारा बनाए गए हों, और इसका प्रमाण है ये आर्टवर्क्स। ये आर्टवर्क्स मिले हैं इजिप्ट के ही एक टेम्पल से। अब इस आर्टवर्क को ही ले लो, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इसमें जो आकृतियां बनाई गई हैं वे हमारे आधुनिक उपकरणों से कितनी मेल खाती हैं। जैसे कि ये आकृति आधुनिक समय के हेलीकॉप्टर के जैसी है, ये पनडुब्बी के जैसी है, ये मोटर बोट या टैंक के जैसी। अब इन आइडोल्स को ही ले लो। ये मूर्तियां आज से लगभग 3000 वर्ष पुरानी हैं, जो कि पाई गई हैं मेक्सिको और तुर्की के एंशिएंट टेम्पल से। क्या इन्हें देखकर आपको यह नहीं लगता है कि ये आज के समय के एस्ट्रोनॉट से मेल खाती हैं? दोस्तों, अगर इस एलियन की थ्योरी को सच मान भी लिया जाए तो यह मानना भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि एलियन ही पृथ्वी पर जीवन लेकर आए हों और एलियन ही इंसानों की उत्पत्ति के कारण रहे हों, और इन्हीं एलियन ने ही समय समय पर पृथ्वी पर आकर इंसानों को उन्नत बनाने की कला सिखाई हो। इस थ्योरी का रेफरेंस हमें मिलता है प्रोमेथियस नाम की मूवी में। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि यह थ्योरी पूरी तरह सच है, लेकिन इससे डार्विन की थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने मन से ही फिल्म देखकर यह थ्योरी बना डाली है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की थ्योरी दी है एक स्विस लेखक एरिक वॉन डेनिकन ने। उन्होंने इन सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की रिसर्च में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। उन्होंने इस संदर्भ में एक बुक भी पब्लिश की है जिसका नाम है चैरियट्स ऑफ गॉड। उनका मानना है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स मैन मेड नहीं है, बल्कि किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा एंशिएंट टाइम में एलियन के उपस्थित होने की बात कही है। उन्होंने अपनी बुक
चैरियट्स ऑफ गॉड में इन सभी मिस्ट्रीज को एक स्टोरी के माध्यम से समझाया है। आइए उस स्टोरी को समझते हैं। मान लीजिए आज से हजारों साल बाद हमारी सभ्यता इतनी एडवांस हो जाती है कि हम एक शहर जितनी बड़ी स्पेसशिप बनाकर किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट की खोज में निकलते हैं। कुछ सालों में हम एक ऐसे प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जिसमें जीवन मौजूद होने की संभावना प्रबल होती है। हम अपने स्पेसशिप को उस ग्रह के ऑर्बिट में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद हम अपने कुछ एस्ट्रोनॉट साथियों को लेकर छोटे छोटे स्पेस यान के साथ उस ग्रह में प्रवेश करते हैं। उस ग्रह में उतरकर हम देखते हैं कि वहां पर पहले से ही कुछ ह्यूमन जैसे प्राणी मौजूद हैं जिनकी वेशभूषा बिल्कुल हमारे आदिवासी लोगों की तरह है और जो पत्थरों और लकड़ियों के औजार बनाकर और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर थे और प्राकृतिक चीजों जैसे सूर्य और चंद्र आदि को भगवान के रूप में पूजते थे। जैसे ही हम लोग वहां पर उतरते हैं वे लोग हमसे डरने लगते हैं। उन्होंने इससे पहले कभी भी इतनी विचित्र चीजें और ऐसे विचित्र वेशभूषा के लोगों को नहीं देखा था। वे हम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। हम अपने वैज्ञानिक उपकरणों से जो भी कार्य करते हैं वह उन आदिवासियों को चमत्कार लगते हैं, क्योंकि ऐसे चमत्कारों को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे हम लोगों को भगवान मानने लगते हैं और हमें पूजने लगते हैं। हम लोग भी उन्हें हमारे तौर तरीके और भाषाएं सिखाते हैं। हम उन्हें खेती करना सिखाते हैं, पशुओं को पालना सिखाते हैं और लिखना पढ़ना सिखाते हैं। उनकी सहायता से हम अपनी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनाते हैं जिन्हें आज के समय में पिरामिड्स और टेम्पल्स कहा गया है। हम वहाँ की कुछ औरतों से संबंध भी बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी आने वाली जनरेशन इवोल्यूशन की एक स्टेप को स्किप करके आगे पहुंच जाती है और एक नई वैरायटी का जन्म होता है। हमारा मिशन कंप्लीट होता है और हम वापस अपनी पृथ्वी पर आ जाते हैं। हजारों साल बाद वे लोग हमारे दिए गए ज्ञान के द्वारा विकास करते हैं और हमें भूल जाते हैं। लेकिन जब वे लोग हमारे द्वारा बनाए गए उन मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं तो उनके मन में हजारों सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर इन्हें किसने बनाया होगा। हालांकि इसका जवाब उन्हें उन धर्म ग्रंथों में मिलता है जिसे उस समय के किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने हमारी उपस्थिति का ज्ञान कराने के लिए लिखा था। लेकिन फिर भी वे उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनका विज्ञान उन्हें इसे स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता। अब अगर इस कहानी में हम उन आदिवासियों की जगह स्वयं को रखकर देखें तो हमें पता चलता है कि यह कहानी हमारे ऊपर भी बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि यह कहानी 100% सत्य ही है, परंतु इससे डार्विन की थ्योरी पर सवालिया निशान तो लग ही जाता है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही किसी दूसरी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।